तो अभी हमने जो टॉपिक बोला वो है पॉल्यूशन या प्रदूषण। तो काफी लोग बोलते हैं कि प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, अशुद्धियों का उपस्थित होना, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप इम्प्योरिटीज या अशुद्धि कह रहे हैं तो आप इम्प्योरिटीज या अशुद्धि का मतलब भी बताइए, जो कि मुश्किल होता है एक्सप्लेन करना, क्योंकि वो सारी चीजें जो अनवांटेड है, जो हमें नहीं चाहिए, जो हम यूज करने के बाद छोड़ देते हैं, है ना, उसे हम कहते हैं कि वो अशुद्ध हो गया है या हमारे काम का नहीं है, वो कचरा है। लेकिन पॉल्यूशन इस वजह से नहीं होता। पॉल्यूशन किस वजह से होता है या प्रदूषण क्या है, इसका यदि हम लोग आंसर दें तो इसका ये होता है एनी डिजायरेबल चेंजेस, एनी अनडिजायरेबल चेंजेस, अनडिजायरेबल कोई भी अवांछित परिवर्तन, एनी अनडिजायरेबल चेंज कोई भी अवांछित परिवर्तन जो किसमें हो रहा है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में, किसके किसके गुणों में, एयर, लैंड, वाटर एंड सॉइल। बेसिकली ये 4 पॉल्यूशन हम पढ़ते हैं। तो कोई भी ऐसा अवांछित, अडिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस जो कि फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल तरीके से हो रहा है, एयर, लैंड, वाटर या सॉइल में, मृदा, पानी, धरती और वायु में होने वाला ऐसा कोई भी भौतिक, रासायनिक या जैविक परिवर्तन जो हम नहीं चाहते, जो हमारे लिए अवांछित है, अनडिजायरेबल है, ऐसे सारे परिवर्तनों को ऑल सच चेंजेस आर कॉल्ड पॉल्यूशन, प्रदूषण कहलाते हैं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है EPA, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, प्रदूषण निवारण अधिनियम जो, या फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है, उसने ये डेफिनेशन हमको बोली है कि इसका मतलब ये है, पॉल्यूशन का मतलब ये है। अब पॉल्यूशन का मतलब यदि हमारे पास अनडिजायरेबल चेंज है, अवांछित परिवर्तन है, तो पॉल्यूटेंट्स क्या होंगे? व्हाट आर पॉल्यूटेंट्स? प्रदूषक क्या माने जाएंगे? प्रदूषक वो सारे पदार्थ, ऑल सच सब्सटेंसेस, वो सारे पदार्थ जो ऐसे अनडिजायरेबल चेंज ला सकते हैं। और थोड़ा सा और इसको हम लोग यदि चेंज करें डेफिनेशन को, तो ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जो उतनी मात्रा में है, आर प्रेजेंट इन सच क्वांटिटी, उतनी मात्रा में है जिनकी वजह से कोई अनडिजायरेबल, अवांछित परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, फिर से सुनना। पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन धरती, पानी, मृदा, वायु, एयर, लैंड, वाटर, सॉइल, इनमें होने वाला कोई भी अवांछित परिवर्तन है, अनडिजायरेबल चेंज है। और वो सारे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जो उस अमाउंट में, उस मात्रा में मौजूद है, जिनकी वजह से ये परिवर्तन हो सकता है, तो उन्हें हम प्रदूषक या पॉल्यूटेंट्स कहने लगते हैं। ठीक है, ये 2 चीजें आपको सबसे पहले क्लियर करना जरूरी है जब आप टॉपिक स्टार्ट करेंगे पॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में ये पॉल्यूशन की अवेयरनेस कब आई। इंडिया ने कब पहली बार पॉल्यूशन के अगेंस्ट, प्रदूषण के अगेंस्ट काम करना शुरू किया? तो इंडिया ने 1972 का जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें सिग्नेचर किया, और इसी सिग्नेचर की वजह से ये जो हस्ताक्षर कर दिए थे, जो भी यहाँ पे बातचीत हुई थी, है ना, जो भी ओथ ली गई, जो भी शपथ ली गई पर्यावरण को बचाने के लिए, तो उसी स्टॉकहोम सम्मेलन में किए गए या माने गए एक्सेप्टेंस के लिए इन्होंने क्या किया, इंडिया ने क्या किया, EPA, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का इंट्रोडक्शन किया। ठीक है, EPA, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्यों लाया गया? क्योंकि भारत ने किसके प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की, किसको एक्सेप्ट किया था? 1972 के स्टॉकहोम कन्वेंशन में एक्सेप्टेंस किया था कि हाँ, हम लोग भी अपना योगदान देंगे। ठीक है, तो इंडिया में यहाँ से शुरुआत होती है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की। अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने देखा पॉल्यूटेंट, पॉल्यूशन
और इंडिया का फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट मेजर स्टेप कहना सही होगा, पहला प्रमुख कदम। तो अब मेजर पॉल्यूशंस की बात आती है, कितने टाइप का पॉल्यूशन होता है, कितने प्रकार का प्रदूषण होता है। तो वायु में होता है, फिर वाटर में होता है, लैंड में होता है, सॉइल में होता है, उसके बाद फिर साउंड की वजह से भी होता है ना, साउंड पॉल्यूशन एक अलग है। फिर ई पॉल्यूशन भी होने लगा है। ई पॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, वो नहीं, इंटरनेट पॉल्यूशन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक पॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि मोबाइल है, कंप्यूटर्स हैं, जो यूज़ नहीं करते लोग, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सारी चीज़ें जब बेकार हो जाती हैं तो कचरे में पड़ी रहती हैं, वो जो पॉल्यूशन है इलेक्ट्रॉनिक पॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण, वो है। फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल, ऐसा कारों के साथ भी हो रहा है, वाहनों के साथ भी हो रहा है, वो भी पड़ा रहता है। तो ऐसे तो हम लोग प्रदूषण, टाइप ऑफ पॉल्यूशन बहुत सारे कह सकते हैं, लेकिन मेजर की बात करें तो एयर, वाटर, लैंड, सॉइल जो है, इनको हम मुख्य टाइप से पॉल्यूशन या प्रदूषण मानते हैं। तो आज जो हमें मेजरली डिस्कस करना है वो है एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण मुख्य रूप से हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? अब यदि इसको डिफाइन करना पूछा जाता है, यदि मेंस में 3 मार्कर्स में पूछा जाता है, या ऐसे ही यदि आपसे कोई पूछे एयर पॉल्यूशन क्या है, तो आप पॉल्यूशन की डेफिनेशन में एयर रख दो। हम क्या कहेंगे? एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर। कोई भी अवांछित परिवर्तन जो वायु के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में हो जाता है, उसे वायु प्रदूषण या एयर पॉल्यूशन कहते हैं, है ना। तो अवांछित परिवर्तन आ रहा है जो हम नहीं चाहते या जो हमारे लिए नुकसानदेह है। अब एयर पॉल्यूशन यदि हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, तो कोई तो होगा जो इसको कर रहा है। पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं जो एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं? तो एयर पॉल्यूशन करने वाले सब्सटेंसेस को, पदार्थों को हमेशा 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी होती है गैसियस पॉल्यूटेंट्स की, यानी कि गैसीय प्रदूषण, और दूसरी कैटेगरी कहलाती है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, यानी कि कणीय प्रदूषक। अब ये तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, गैसियस मतलब जो गैस अवस्था में है, इन द गैसियस स्टेट। पार्टिकुलेट मतलब जो कण के रूप में है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो सस्पेंडेड होते हैं, यानी कि जो तैरते रहते हैं वातावरण। ठीक है, ये 2 तरीकों से पॉल्यूशन होता है। अब थोड़ा सा यदि मैं आपको इसको आगे लेके एक्सटेंड करूं, तो गैसियस पॉल्यूशन, गैसीय पॉल्यूशन, ऐसी गैसेस की बात हो रही है जो एयर में अपना अमाउंट बढ़ा देती हैं, वायु में अपनी सांद्रता बढ़ा देती है, जिस वजह से वायु के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। कुछ गैसों की अधिक मात्रा से वायु के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, और इसी परिवर्तन की वजह से यदि हमको नुकसान हो रहा है या पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो हम उसको क्या कहने लगते हैं कि भाई ये तो एयर पॉल्यूशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल CO2 का जो हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज वो कितना है, 0.03 है ना एटमॉस्फेयर में। अब यदि ये इससे ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे हमारे स्वास्थ्य को, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे? CO2 बिकम्स एयर पॉल्यूटेंट, जो कि आजकल है। सिमिलरली ओजोन जो है वो क्यों है? ओजोन हमको यूवी से बचा रही है, लेकिन ये भी ट्रेसेस में है। ट्रेसेस का मतलब है कि बहुत ही छोटे अमाउंट में है, लेकिन यदि ओजोन का स्तर हमारे क्षोभमंडल में आ जाए, ट्रोपोस्फेयर में आ जाए, और हम उसको यदि रेस्पायर करें, यदि हम ओजोन को इनहेल कर लें, यदि हम ओजोन अपने अंदर ले लें, तो हमारे लिए नुकसान करेगा। तो ओजोन जहां पर यूवी से बचा रहा है, वहीं हम यदि इनहेल कर रहे हैं तो हमारे लिए नुकसान कर रहा है। मतलब ओजोन भी क्या हो गया? ओजोन भी पॉल्यूटेंट हो गया, प्रदूषक हो गया। नाइट्रोजन खुद तो पॉल्यूटेंट नहीं है, खुद प्रदूषक नहीं है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तब ये जो अपने ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जैसे कि NO2, N2O, तब ये फिर पॉल्यूशन क्रिएट करता है, प्रदूषण पैदा करता है। ठीक है, तो गैसीय प्रदूषण या गैसियस पॉल्यूटेंट को हम क्या बोलेंगे? ऐसी गैसों का
उपस्थित होना और उस मात्रा में इन सच क्वांटिटी जिससे अनडिजायरेबल चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं, अवांछित परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। तो इसमें हम कौन कौन सी गैसेस को प्रदूषक के रूप में रख सकते हैं? CO2, ओजोन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, देन SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, ये सारे के सारे मेजर गैसियस पॉल्यूटेंट मुख्य रूप से गैसीय प्रदूषक हैं। अब इनके यदि हम लोग सोर्सेज देखें तो कौन कहाँ से आता है, ये बड़ा मेजर क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। जैसे पहला हम यदि देखें ऑटोमोबाइल्स से, यानी कि वाहनों से, ऑटोमोबाइल से कौन कौन से प्रदूषक आते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2, N2O मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और CO2, ये मेजर आते हैं। ठीक है। पेट्रोल रिफाइनरीज, जहां पे पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है, मैच्योर और साफ किया जाता है, वहां पे कौन कौन से पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस होते हैं? तो पेट्रोल रिफाइनरीज में मेजरली आपका बनता है SO2, NO2, इसके अलावा कुछ अमाउंट में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल जाता है। फिर मैं बात करूं, डोमेस्टिक पॉल्यूटेंट्स भी हैं, डोमेस्टिक गैस पॉल्यूटेंट्स भी हैं, मतलब हम घरेलू स्तर पे बहुत सी ऐसी चीजें उपयोग करते हैं जिनकी वजह से गैसियस पॉल्यूटेंट्स, गैसीय प्रदूषकों को उत्पन्न करते हैं। जैसे कि यदि हम डिओड्रेंट यूज कर रहे हैं, या हम परफ्यूम स्प्रे यूज कर रहे हैं, हेयर स्प्रे यूज कर रहे हैं, कॉस्मेटिक स्प्रे यूज कर रहे हैं, जितने भी स्प्रे हैं, है ना, तो उनसे हम क्या निकाल देते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी गैसियस पॉल्यूटेंट है, गैसीय प्रदूषक हैं, क्योंकि ये गैसीय अवस्था में होते हैं और एयर पॉल्यूशन करते हैं। तो इनके बारे में आप जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है। फिर डोमेस्टिक गैसियस पॉल्यूशन में ही आपका आ जाएगा CO2, क्योंकि यदि आप फॉसिल फ्यूल यूज करेंगे, यदि आप कंडे यूज करेंगे, आप कोयला जलाएंगे, लकड़ी जलाएंगे, तो CO2 ज्यादा प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली यदि आप क्या करते हैं? एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, या आप मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं, आप पशुपालन कर रहे हैं, तो जो पशुओं का गोबर होता है उससे मिलता है क्या? मीथेन। तो मीथेन भी एक्सेस अमाउंट में, अधिक मात्रा में पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो डोमेस्टिक सोर्सेज भी हो गए ना आपके पॉल्यूशन के, आपने डोमेस्टिक लेवल पे किया। अच्छा, एक और चीज, फॉसिल फ्यूल जो होता है उससे NO2 भी निकलता है। तो ये सारे सोर्सेज आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ऑटोमोबाइल से कौन कौन से निकलते हैं, पेट्रोल रिफाइनरी से कौन कौन से निकलते हैं, डोमेस्टिक यूजेस से कौन कौन से निकलते हैं। अब इसके अलावा ये सारे गैसेस आपके हो गए। ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्टिकुलेट या कणीय प्रदूषक। यानी कि ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स जो हमेशा सस्पेंडेड रहेंगे, जो हमेशा तैरते रहेंगे वातावरण में, और गैसेस के साथ ही, एयर के साथ ही यदि हम उन्हें इनहेल करें तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हार्म करेंगे, है ना, हमारे बाकी सिस्टम्स को, बाकी तंत्रों को नुकसान पहुंचाएंगे, श्वसन तंत्र के साथ साथ। उसके अलावा ये वातावरण को नुकसान पहुंचाएंगे बाय क्रिएटिंग स्मॉग लाइक प्रॉब्लम्स। ये स्मॉग जैसे परेशानियों को भी उत्पन्न करते हैं और हमें यहाँ पर भी भुगतना पड़ता है। ठीक है। तो फिर से देखना, पार्टिकुलेट या कणीय पदार्थ ये तैरते रहते हैं। अब यदि ये तैर रहे हैं, छोटे छोटे कण हैं जो हमको मुश्किल से दिखाई देते हैं, तो ये तो हवा के साथ हमारे अंदर चले गए, हमने उनको इनहेल कर लिया, हवा के साथ साथ हमने इसको सांस में भर लिया। सांस में भर लिया तो जो मेंस पढ़ रहे हैं उनमें से कोई भी एक जिससे पूछो वो बस आंसर देना ताकि डिस्टर्ब ना हो क्लास। जब हम इनहेल करेंगे तो मैंने एक पार्टिकल साइज आपको बताया था, ऐश्वर्या, मैंने आपको एक पार्टिकल साइज बताया था जो लंग्स के अंदर यदि जाएगा, लंग्स के अंदर यदि जाएगा तो मे कॉज प्रॉब्लम, मे कॉज डैमेज। मैम पार्टिकल साइज तो 3-4 माइक्रोमीटर्स। चलो नो इशू। तो हमने हवा के साथ क्या किया, हवा के साथ हमने ये पार्टिकल्स को
इनहेल कर लिया, इनसे हमने क्या किया, इनसे सांस ले ली, तो सांस के साथ साथ ये पार्टिकल्स पहुंचे आपके श्वसन तंत्र में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, या आपके बॉडी के दूसरे तंत्रों में पहुंचे। अब डिपेंड करता है कि ये पार्टिकुलेट मैटर किस किस के बने हैं। ये पार्टिकुलेट मैटर्स में, कणीय पदार्थों में क्या क्या है, कार्बन भी हो सकता है, लेड भी हो सकता है, डस्ट यानी कि धूल भी हो सकती है, पोलन यानी कि परागकण भी हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स के जो वायु के द्वारा हमारे शरीर में जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। क्या नुकसान पहुंचाते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो व्हाट शुड बी दी साइज ऑफ पार्टिकल, वी नो, क्या पार्टिकल साइज जो हमें याद रखनी है। तो कोई भी पार्टिकल जो 10 माइक्रोन से छोटा है, विच इज स्मॉलर देन 10 माइक्रोन, वो हार्मफुल है। उसे हमारी बॉडी कई बार एक्सेप्ट कर लेती है और वो हमारे सिस्टम्स में पहुंच जाता है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो है पार्टिकुलेट मैटर 2.5, यानी कि 2.5 माइक्रोन का जो कण है, पार्टिकल है, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है हमारी बॉडी को, क्योंकि इसको कई बार लंग्स एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये कॉज करता है अस्थमा या सीओपीडी जैसी डिजीजेस। सीओपीडी जो है कंजेशन जैसा डिसऑर्डर कहलाता है, मतलब जिसमें लंग्स क्या होते हैं, अच्छी तरीके से फूल नहीं पाते और ना ही अच्छी तरीके से खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, संकुचन और शीतलन उनका अच्छे से नहीं हो पाता। तो इस तरह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, श्वसन बीमारियां हो जाती हैं यदि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन के आकार का यदि कण वायु के द्वारा हमारी बॉडी में चला जाए। और ये सारे के सारे कण जो हैं, कार्बन है, लेड, डस्ट या परागकण, पोलन ग्रेन, कई बार इस रेंज में आ जाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज। दूसरा है स्मॉग। स्मॉग क्या होता है? तो स्मॉग को यदि हम तोड़े तो ये निकल कर आता है स्मोक प्लस फॉग। यदि स्मोक में नॉर्मल जो धुआं है जो कहीं से भी प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे लकड़ी को जलाइए, कंडे को जलाइए, आप अपनी गाड़ी चलाइए, तो जहां से भी वो धुआं पैदा हो रहा है, यदि उसके साथ फॉग मिल जाता है तो बनता है हमारा स्मॉग। और ये वही स्मॉग है जो दिल्ली के आसपास एनसीआर का जो एरिया है वहां पर लोगों को बड़ी परेशानी करता है, क्योंकि इसकी वजह से जो कोहरा है, या हिंदी में इसको बोलते हैं धूम्र कोहरा, ये बड़ा गहरा हो जाता है, बहुत ही थिक हो जाता है, और जो दृश्यता है यानी कि विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। इतना ज्यादा गहरा काला कोहरा हो जाता है जिसकी वजह से लोगों को दिखाई नहीं देता। दिल्ली वालों को बड़ी परेशानी होती है इसकी वजह से। तो वो धूम्र कोहरा या स्मोक क्यों हो रहा है? तो देखना जरा, जो स्मोक होता है, धुआं होता है, उसमें सबसे ज्यादा कॉमनली होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। और नाइट्रोजन की खासियत ये है कि ये बड़ी जल्दी किसी के साथ भी कंबाइन करता है। इसका नेचर ही ये है, इसकी केमिस्ट्री ही ये है। नाइट्रोजन किसी भी पदार्थ को बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये स्मोक में है ना। तो अब जो भी वायु में पॉल्यूटेंट्स होंगे, जो भी प्रदूषक होंगे, चाहे वो कार्बन हो, लेड हो, धूल हो, पॉलन हो, उन सबको नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करेगा? अपने में समा लेगा, अपने में समा लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। तो पहले जहां स्मोक बस था, अब वहां ये सारे पॉल्यूटेंट्स मिल गए। ठीक है, तो इन सब ने मिलकर क्या बनाया? स्मॉग या धूम्र कोहरे का निर्माण किया, जो कि बहुत गहरा होता है, बहुत डेंस होता है और विजिबिलिटी कम कर देता है। तो स्मॉग और पार्टिकुलेट मैटर के अलावा एक और यदि मैं कैटेगरी दूं एयर पॉल्यूटेंट्स की, वायु प्रदूषकों की, तो वो आता है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो वाष्पशील होते हैं। वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ या यौगिक, जैसे कि हम लोग ने स्प्रिट देखते हैं, है ना, या जो नेल पेंट रिमूवर हम लोग यूज करते हैं। यूजली हम हाथ में रखते हैं स्प्रिट तो वो तुरंत उड़ जाती है, नेल पेंट रिमूवर लगाओ वो तुरंत उड़ जाता है। तो ये तुरंत उड़ने वाली चीजें रूम टेम्परेचर पे जो तुरंत गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। पहले होती है द्रव, लेकिन जैसे ही लिक्विड, पहले द्रव है, लिक्विड है, जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आई वो गैस में कन्वर्ट हो गई, वाष्प में परिवर्तित हो गई। ऐसे सारे लिक्विड्स
वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। उनमें से कुछ पदार्थ पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। तो उनमें से जो मेजर आपको याद रखना है वो पहला है बेंजीन, सुना होगा बेंजीन का नाम। और दूसरा जो नाम आपको याद रखना है वो है 1,3-ब्यूटाडाइन, बेंजीन और 1,3-ब्यूटाडाइन। बेंजीन जो है इसको यूज किया जाता है बहुत सारी जगहों पर। ये काफी सारे प्रोडक्शन में सॉल्वेंट के रूप में, विलायक के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है बेंजीन। जहां पे अल्कोहल यूज नहीं हो सकता, पानी यूज नहीं हो सकता, वहां बेंजीन को उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा बेंजीन पेट्रोल के जलने से या पेट्रोल में भी मिल जाता है। फिर आता है 1,3-ब्यूटाडाइन, शायद किसी को याद आ रहा हो थोड़ा सा, मैंने आपको सांश्लेषित रबर पढ़ाई थी, सिंथेटिक रबर। तो सिंथेटिक रबर बनाने के लिए जो आपको नियोप्रीन चाहिए वही तो है, 1,3-ब्यूटाडाइन यूज करके ही तो बनता है। तो सांश्लेषित रबर, सिंथेटिक रबर में जो 1,3-ब्यूटाडाइन है ये भी क्या करता है, ये भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये जैसे ही उड़ता है तो ये वायु में पहुंच के वायु को प्रदूषित कर देता है, एयर पॉल्यूशन का काम करता है। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है। 3 प्रकार के एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, कौन कौन से, गैसियस, फिर पार्टिकुलेट, और तीसरे जो मैंने अलग से कैटेगरी बताई वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आप बोलेंगे कि मैम ये सारे पॉल्यूशंस का हमने देखा, पॉल्यूटेंट्स का देखा, तो ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं, उपचार कैसे होगा। तो कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होते हैं। अब यदि आपको मेंस आंसर लिखने आए तो आप ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे कि भाई प्लांटेशन करिए, ऑटोमोबाइल्स को चेक करिए, वाहनों को लगातार चेक करते रहिए कि कहीं वो ज्यादा धुआं तो नहीं छोड़ रहे हैं। और ये भी कोशिश करिए कि जो पेट्रोल हम यूज करें वो लेड फ्री यूज करें। पेट्रोल या डीजल जो यूज किया जाता है वो लेड फ्री होना चाहिए। लेड फ्री पेट्रोल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब पेट्रोल या डीजल में लेड हो तो क्या हो जाता है, ये वातावरण में हमेशा रहता है, खत्म नहीं होता लेड। और फिर क्या करता है, ये गैस के साथ हमारी, एयर के साथ हमारी बॉडी में जाता है। और लेड इज रियली हार्मफुल, बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, ना केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के लिए बल्कि बोन्स के लिए और ब्रेन के लिए भी। तीनों सिस्टम्स के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है लेड। ठीक है, इसलिए लेड फ्री या पेट्रोल या डीजल सपोर्ट किया जाता है। अब फोर्थ और क्या किया जा सकता है, प्लांटेशन कर दिया, बार बार ऑटोमोबाइल्स को चेक कर रहे हैं, लेड फ्री पेट्रोल डीजल यूज कर रहे हैं। चौथा जो इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यानी कि विद्युत स्थैतिक परिक्षेपक, विद्युत स्थैतिक परिक्षेपक, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसका क्या काम होता है, ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ना, छोटे छोटे कण जो हैं उनको 99% तक रिमूव कर सकता है। अब कैसे रिमूव करेगा, तो फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में पार्टिकुलेट मैटर निकल रहे हैं, फैक्ट्री वालों को पता है, फैक्ट्री में चेकिंग हो चुकी है, फैक्ट्री को बता दिया गया आपके यहाँ जो प्रोडक्शन चल रहा है, जो भी काम चल रहा है, उससे पार्टिकुलेट मैटर बहुत रिलीज हो रहा है। तो फैक्ट्री के मालिक ने क्या किया, इनके जितने भी चिमनीज हैं उन चिमनी में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा दिया। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा हुआ है चिमनी में, तो चिमनी से जब वो धुआं जाएगा और धुएं में जितना भी पार्टिकुलेट मैटर होगा, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है उन सभी कणों को आकर्षित करता है अपनी तरफ। विद्युत स्थैतिक है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू आकर्षित करता है और सेटल कर लेता है, यानी कि अपने में ही समा लेता है। तो इसके बाद जब यहाँ पे एयर आती है, जो रिलीज होता है वो धुआं, वो क्लीन होता है, क्लीन एयर निकलती है। तो जब क्लीन एयर निकलेगी वायु में तो ऑब्वियसली नो पॉल्यूशन या लेस पॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला तरीका हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। फिफ्थ जो तरीका आप बोल सकते हैं वो होगा स्क्रबर, पॉल्यूशन को खत्म करने का स्क्रबर। तो स्क्रबर जो होता है ये बेसिकली गैसेस को रिमूव करता है, गैसियस पॉल्यूटेंट्स को, गैसीय प्रदूषकों को नियंत्रित करता है। उसमें भी सबसे ज्यादा जो यूज होता है ये SO2, सल्फर डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए या रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो स्क्रबर में भी वही है, एक प्लेट होती है और जब ये
स्मोक चिमनी से जाता है तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है गैसेस को, पार्टिकुलेट मैटर को ये बिल्कुल नहीं छेड़ता। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली ये तरीके हैं। उसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, 7वां तरीका लिख सकते हैं एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट, जो कि कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1981 में, एयर एक्ट 1981 का, और जिसको अमेंडमेंट किया था 1987, संशोधन हुआ था 1987 में। तो इसके जो भी गाइडलाइंस है, इसके जो भी दिशा निर्देश हैं, यदि उनका पालन किया जाए तो उससे भी वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड। तो ये सारे आपके प्रोसेस हो गए जिससे आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और मुझे याद आया अभी, कैटालिटिक कन्वर्टर, ये और सुन लो, कैटालिटिक कन्वर्टर ये भी एक नया तरीका है। उत्प्रेरकीय परिवर्तक, जहां तक इसका हिंदी यही होना चाहिए, उत्प्रेरकीय परिवर्तक। तो कैसे काम करता है कैटालिटिक कन्वर्टर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए? तो इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर में ऑब्वियसली कैटालिसिस या उत्प्रेरण होगा, तो कोई कैटालिस्ट आप यूज करेंगे, उत्प्रेरक आप यूज करेंगे। तो इस कन्वर्टर में प्लेटिनम, पैलेडियम या रोडियम, ये 3 मेटल्स हैं, 3 धातुएं हैं। इन धातुओं का उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में, कैटालिसिस के रूप में। और कैटालिसिस या कैटालिस्ट क्या होते हैं? कैटालिस्ट ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी केमिकल चेंज को जल्दी से कर सकते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, उसकी गति बढ़ा देते हैं परिवर्तन की। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई भी एक यदि इस कैटालिटिक कन्वर्टर में होगा तो ये क्या करेंगे, जब भी मीथेन निकल रही है किसी चिमनी से, या कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है किसी चिमनी से, या नाइट्रस ऑक्साइड निकल रही है किसी चिमनी से, तो इन तीनों में से कोई भी एक जो भी यूज किया जा रहा है वो मीथेन को कन्वर्ट कर देता है CO2 और H2O में, कार्बन मोनोऑक्साइड को बदल देता है CO2 में, और नाइट्रस ऑक्साइड को बदल देता है नाइट्रोजन में। तो CH4 यानी कि मीथेन से कम हानिकारक है CO2, और H2O तो हानिकारक है ही नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड से कम हानिकारक है CO2, और नाइट्रस ऑक्साइड हानिकारक है, लेकिन नाइट्रोजन एज सच हानिकारक है नहीं। तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, ये जो गैसियस पॉल्यूटेंट हैं, जो गैसीय प्रदूषक हैं, इनको कम हानिकारक, लेस हार्मफुल या नॉन हार्मफुल, गैर हानिकारक तत्वों में या कंपाउंड्स में बदल देते हैं। तो दिस इज हाउ इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। ये भी इस तरह से प्रदूषक को कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, इतना आपको एयर पॉल्यूशन के बारे में याद रखना है।